Assalamu alaikum. My name is Afshan Noreen and my topic is delocalized hydrocarbon system. हम अल्कीन, अलाइल, ओलिफिन्स एंड ब्यूटाडाइइन का डीलोकलाइज्ड सिस्टम जो है वो स्टडी करेंगे कि इनमें डीलोकलाइजेशन जो है वो होती कैसे है। कौन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन जो है वो होती क्या है। जब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे नहीं रहते और वो वैलेंस शेल में मूव करते हैं तो उसको हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम जो है या वो एक ही जगह पे स्टिक नहीं रह सकते, वो जो एज अ चार्ज जो है वो स्प्रेड होते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर या एटम्स जो हैं उनके ऊपर एज अ चार्ज स्प्रेड होते हैं। और जितनी ज़्यादा वो स्प्रेड होंगे मॉलिक्यूल जो है वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्कीन में डीलोकलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। अल्कीन जो है इनको मोस्टली हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। तो अल्कीन जो है इसमें डीलोकलाइजेशन भी होती है और रेजोनेंस जो है वो भी होती है। और अल्कीन स्टेबल ही इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन होती है, इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो एक जगह स्टिक नहीं होता, जो जैसे कि हमने पहले भी मैंने बताया कि जो चार्ज है वो स्प्रेड होता है इसमें। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्प्रेड होगा मॉलिक्यूल जो है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है 1,3 ब्यूटाडाइइन की। इसमें जो है ये डीलोकलाइजेशन होती है। ये हमारे पास अल्कीन है, 1 और 3 कार्बन जो है उसके साथ डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए ये हमारे पास अल्कीन है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी कि इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। और इसमें जो 1p ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बाकी जो 1s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो हमारे पास 3sp2 हिब्रिडाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है इसमें। जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पी ओवरलैपिंग जो है वो अब इस मॉलिक्यूल में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनमें जो ओवरलैपिंग है वो होती कैसे है, कि कैसे ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और डीलोकलाइजेशन होती है इसमें। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग शो जो है वो हो रही है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन कंपाउंड है हमारे पास। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओवरलैप होंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, और जब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओवरलैप होंगे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे जैसे कि शो किया गया है ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, इनकी पी जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रही है क्योंकि इसमें जो पी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो हमारे पास बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा। जो चार्ज है वो स्प्रेड होगा इसमें और इसी तरह से डीलोकलाइजेशन होगी और जो अल्कीन है ये एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे बोला है कि वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो हमारे पास डीलोकलाइज्ड होंगे।
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं और आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वही एज आ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे डीलोकलाइजेशन हो रही है तो ये एज आ स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। जो डीलोकलाइजेशन होती है ये मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करती है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो डीलोकलाइजेशन है ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करती है, कि जितनी ही ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास। और जो डीलोकलाइजेशन जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज़ करेगी तो वो जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी होगी उसकी, वो हमारे पास वैसे ही डिक्रीज़ होगी। यानी कि डीलोकलाइजेशन एनर्जी के इंक्रीज़ होने से मॉलिक्यूल की जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे एक कंपाउंड हमने लिया है इथीन। अब हम देखते हैं कि इथीन में जो डीलोकलाइजेशन है वो हमारे पास कैसे होती है। अब हमारे पास इथीन में जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसकी डीलोकलाइजेशन होती है या उसमें रेजोनेंस होती है तो जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इथीन है, ए मॉलिक्यूल में जो है वो 2 कार्बन्स के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड अटैच है वो सेकंड कार्बन के की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कार्बन है वो हमें जो है वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, और जो सेकंड कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो जो फर्स्ट कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो सेकंड कार्बन है उस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि ए मॉलिक्यूल में ब्लू एरो के साथ जो है वो डबल बॉन्ड को जो है उसकी डीलोकलाइजेशन जो है वो शो की जा रही है, और बी में प्लस चार्ज भी हमारे पास दिखाया गया है कि वो किस कार्बन पे प्रेजेंट है, और नेगेटिव चार्ज भी दिखाया गया कि वो हमारे पास सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से एक बॉन्ड बना था, तो जब उनकी डीलोकलाइजेशन हुई तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ गया और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ गया। अब जो ए मॉलिक्यूल है उस पर 0 चार्जेस थे क्योंकि उस वहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब जो हमारे पास बी मॉलिक्यूल है इसमें 2 चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है और उसकी जगह हमारे पास उनके रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आगे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओलिफिन्स में हमारे पास डीलोकलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ओलिफिन्स जो हैं वो एज अ एल्कीन ही एक्ट करते हैं, उनको हम एल्कीन ही कहते हैं। क्यों? और इनको ओलिफिन्स हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड ओलियम से ड्राइव हुआ है जिसका मीन है ऑयल, और फाइन जिसका मीन है फॉर्मिंग। यानी कि ये ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और ये इथीन के फर्स्ट मेंबर में है। और ये जस्ट हमारे पास लिक्विड जो होती हैं या जो ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं ये जस्ट वही फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ओलिफिन्स की 2 टाइप्स। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है एलिफैटिक ओलिफिन। अब एलिफैटिक जो ओलिफिन है इनमें रेजोनेंस नहीं होती, इनमें डीलोकलाइजेशन होती है बट इनमें रेजोनेंस जो है वो नहीं होती, कि इसमें जो चार्ज है वो स्प्रेड तो हुआ होता है लेकिन उसकी जो रेजोनेटिंग जो उसकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव नहीं करते। इनको आगे 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज़ साइक्लिक एंड अदर इज़ एसाइक्लिक। अब इसको हमने इथीन जो है इसकी हमने एग्जांपल ली है। जैसे कि हमने ऊपर इथीन की जो डीलोकलाइजेशन तो हमने शो की है लेकिन हमने उसकी रेजोनेंस शो नहीं की। यही वजह है कि जो डीलोकलाइजेशन तो इसमें हो रही है क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं वो
हमारे पास फॉर्म हुए हैं डबल बॉन्ड्स, लेकिन रेजोनेंस जो है वो हमारे पास शो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं करते। जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दो कार्बन्स के दरमियान वो वहीं पे ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी जो टाइप है वो है एरोमेटिक ओलिफिन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये हमारे पास रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से जो रेजोनेंस है वो शो होती है हमारे पास कि एक जगह अगर सिंगल बॉन्ड एक कार्बन 1 और 2 कार्बन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो 2 और 3 कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास अल्टरनेट में शो होते हैं, तो इसीलिए इनमें रेजोनेंस भी होती है और डीलोकलाइजेशन भी होती है। और जो एरोमेटिक ओलिफिन होते हैं ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हम अब देखेंगे इसमें एक हमारे पास एक हमने कंपाउंड लिया है जिसको हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 मिथाइल अरेंज हैं हमारे पास विद बेंजीन रिंग, और 2 और 3 कार्बन के दरमियान हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इनका अब हमने रिएक्शन करवाना है O5O4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NMNO। NMNO जो है वो हमारे पास है N मिथाइल मोर्फोलाइन N ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो पहले फ्रंट पे अरेंज थे, अब वो बैक पे चले जाएंगे, यानी कि वो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच होगा तो वो उसकी बैक पे चले जाएंगे। अब जो OH जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो हो रहा है, और जो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास वो इसके साथ वेज बॉन्ड के साथ शो हो रहा है, यानी कि वो बैक में चला गया, और जो डबल बॉन्ड था हमारे पास ये रिमूव हो गया क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो गए हैं और वो मूव कर गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलाइल। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो की गई है और एक डबल बॉन्ड है, और जो ये एक इसकी साइड है यानी कि जो कार्बन 3 हमारे पास शो हो रहा है वो हमारे पास एलिलिक पोजीशन है, और अगर इस एलिलिक पोजीशन पे हम लोग क्लोराइड लगा दें तो वो हमारे पास एलिलिक क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और साथ अगर हम उसके कोई कंपाउंड अटैच कर दें तो वो हमारे पास एज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलिलिक जो रेडिकल है ये फॉर्म कैसे होता है और इसमें जो क्लीवेज है वो कौन सी होती है। सबसे पहले हमारे पास है एलाइलिक रेडिकल। ये हमारे पास एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल है जिसमें 1 और 2 कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। और नेक्स्ट इसमें क्लीवेज दिखाई गई है कि प्रोपीन में जो हाइड्रोजन है वो जब इस सेपरेट हो जाएगा तो जो CH2 है यानी कि जो थर्ड कार्बन है हमारे पास उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग होता है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जो हाइड्रोजन एक रिमूव हुआ है कार्बन 3 से वो होमोलिटिक क्लीवेज के ज़रिए रिमूव हुआ है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है और ये डीलोकलाइजेशन भी शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें इससे रेडिकल जो है वो फॉर्म होता है, और जो रेजोनेंस है वो भी हमारे पास अकर होगी क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो तमाम एटम्स एटॉमिक सेंटर्स के दरमियान जो शेयर होते हैं वो हमारे पास डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं होते, वो हमारे पास शेयर हो रहे होते हैं। तो उन जो मोर देन 1 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हों उनको हम लोग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वही हमारे पास डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हीं को ही हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं।
जो एलिलिक इफेक्ट हमारे पास होता है वो ऑलमोस्ट कार्बन के सारे सेंटर्स पे हमारे पास प्रेजेंट होता है और वो कैटाइन रेडिकल और एनाइन जो है वो फॉर्म करता है। जैसे कि डबल बॉन्ड है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट कार्बन पे वो शिफ्ट हो जाता है, तो वो मॉलिक्यूल को रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको ज़्यादा रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। और अगर रेजोनेंस ज़्यादा होगी, डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो जो स्टेबिलिटी है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी। मोर डीलोकलाइजेशन, मोर स्टेबिलिटी। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डीलोकलाइजेशन जो है वो होती है। अब इसमें हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सॉरी पाई बॉन्ड बनेगा। और जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इनमें जो और ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स यानी कि एक s, और जो p के जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे पास sp2 हिब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डीलोकलाइजेशन के। इनमें जो डीलोकलाइजेशन जो है वो कैसे होती है, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया कि इसमें कैटाइन भी फॉर्म होता है, रेडिकल भी फॉर्म होता है और एनाइन भी फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि कैटाइन में डीलोकलाइजेशन कैसे होगी, रेडिकल में डीलोकलाइजेशन कैसे होगी और एनाइन में डीलोकलाइजेशन जो है वो कैसे होगी। एक हमने मॉलिक्यूल लिया है, इसमें प्रोपीन मॉलिक्यूल है। कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है और जो कार्बन 3 है उस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान पाई बॉन्ड है, ये कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास कार्बन 1 पे आ जाएगा और कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जो चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे पास मूव हुई है कि वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के से मूव करके कार्बन 2 और कार्बन 3 पे गई है। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल। अब कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन जो 3 है उस पर हमारे पास एक रेडिकल जो है वो प्रेजेंट है। अब जो रेडिकल है कार्बन 3 पे वो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान जो है वो मूव करेगा, यानी वो इन दोनों के दरमियान आके प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, जब वो डीलोकलाइज्ड होगा तो जो चार्जेस हैं वो मूव कर जाएंगे, यानी कि जो रेडिकल है वो फिर हमारे पास कार्बन 1 पे आ जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन। कार्बन इधर भी यहाँ पे भी सेम वैसे है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो कार्बन 3 है उस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा कार्बन 2 की तरफ और ये जो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ये उसको डबल कर देगा। और जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कार्बन 1 की तरफ जब मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन 1 पे आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास डीलोकलाइजेशन इन ब्यूटाडाइइन। अब हम देखेंगे कि ब्यूटाडाइइन में हमारे पास डीलोकलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। ये जो ब्यूटाडाइइन है इसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें अल्टरनेटिव सिंगल और जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। कि अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसके अल्टरनेट दोबारा हमारे पास जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डबल बॉन्ड से डीलोकलाइज्ड होते हैं और वो नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें फिर जो फर्स्ट कार्बन होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच जाता है, और जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान फॉर्म हो जाता है। अब जैसे कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही कार्बन 3 और कार्बन 4 के दरमियान भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन 4 की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास यानी कि कार्बन 4 पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास इनको हम अल्टरनेट में अरेंज करें, अगर कार्बन 4 को कार्बन 1 पोजीशन पे ले आएँ और कार्बन 1 को हम कार्बन 4 की पोजीशन पे ले आएँ, यानी इसकी हम अरेंजमेंट जो है वो चेंज करते हैं, तो फिर जो नेगेटिव चार्ज जो है जो कार्बन 4 पे हमारे पास प्रेजेंट है, ये जब कार्बन 2 की तरफ जो है वो मूव करेगा तो ये यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। और जो कार्बन 4 पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जब ये कार्बन 2 की तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। और जो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है, जब ये कार्बन 1 और कार्बन 4 के साथ अपना एक एक पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो जस्ट जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बचेगा और वो हमारे पास होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये था हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की डीलोकलाइजेशन एनर्जी, उनकी कि उनमें डीलोकलाइजेशन होती कैसे है, उनका डीलोकलाइज जो सिस्टम है वो कैसे होता है। थैंक यू सो मच।